ओके, तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और जैसा कि आपको पता है, हमारा जो चैप्टर चल रहा था पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, ठीक है, इसको आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं। और इसमें जो एक्सरसाइज 13.2 हमारी चल रही थी, उसके क्वेश्चंस हम कर रहे थे। तो एक्सरसाइज 13.2 में हम बेसिकली किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बेलन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि एक बेलन सबसे पहले दिखता कैसा है। अगर मैं यहाँ पर एक बेलन बनाना चाहूँ तो वो कैसा दिखता है? कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। कुछ इस तरीके का वो दिखता है बेलन। और फिर मैंने आपको इसमें तीन आपको यहाँ पर क्षेत्र दिखेंगे, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो ये जो दूसरे वाला क्षेत्र है ना, इसको हम क्या कहते हैं? इस वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? इस वाले को हम कहते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है। ये क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठ है, ठीक है। ये क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठ है, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। ये एक वृत्त के रूप में है तो इसका फॉर्मूला होगा πr², इसका क्षेत्रफल होगा πr²। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का क्या होगा? इन तीनों को मैं जोड़ दूंगा, यानी 2πr × h + r। ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, उससे पिछले क्लास में तो मैंने पूरा ही एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का और ये है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हम पढ़ रहे थे। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए थे, कम से कम 7 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, 6 या 7। तो जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं अब वो हमें करने हैं, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है? तो अगर मैं यहाँ पर एक बेलनाकार पाइप बनाना चाहूं, अगर मैं यहाँ पर एक इस तरीके से बेलनाकार पाइप बना दूं, इस तरीके से, ठीक है। इस बेलनाकार पाइप की लंबाई कितनी है? यानी अगर मैं कहूं इसकी ऊंचाई h, क्योंकि अगर मैं इसको नीचे लेटाकर बनाऊंगा तो वो लंबाई हो जाती है, अब मैंने इसको उठाकर बनाया तो ये ऊंचाई हो जाएगी। तो ऊंचाई कितनी है? 28 मीटर। इसका जो व्यास है d कितना है? 5 सेंटीमीटर। r कितना होगा? 5/2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदल लेते हैं, तो r बराबर 5/2 का मतलब कितना होता है? 2.5, ठीक है। 5/2 का मतलब 5 को 2 से भाग देंगे, यानी 2.5 सेंटीमीटर। मीटर में बदलने के लिए क्या करूंगा? 100 से भाग कर दूंगा। तो ये क्या आया? 0.025। कोई डाउट है इसमें किसी को? बताइए, कोई डाउट इसमें किसी को जो मैंने अभी तक किया है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जो बच्चे लेट आए हैं प्लीज टाइम से आप आया करो। 7 बजे मैं क्लास स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक? ओके, चलिए मैं दोबारा से बता रहा हूँ, मैं ये सब हटा के दोबारा से बता रहा हूँ। क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको एक बेलन दिया हुआ है, आपको एक क्या दिया हुआ है? पाइप है, सॉरी, एक बेलनाकार पाइप है, ठीक है। उसकी जो लंबाई है वो 28 मीटर है और इसका जो व्यास है वो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको क्या करना है? ये एक बेलनाकार पाइप है, इसमें गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है? तो देखो, सबसे पहले आप ये देखो, अगर ये बेलनाकार पाइप है तो गर्मी देने वाला पृष्ठ से मतलब ये है कि इसका, अगर इसमें से मान लो गर्म पानी निकलेगा इस बेलनाकार पाइप में से, तो ये वाला हिस्सा भी गर्म होगा, बीच वाला, बीच वाला हिस्सा गर्म होगा या नहीं होगा? ऊपर वाला हिस्सा गर्म होगा या नहीं होगा? नीचे वाला हिस्सा गर्म होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताइए। अगर ये, इसमें मैं गर्म पानी डालूं इस पाइप में, तो इसका सब कुछ गर्म होगा, ऊपर वाला हिस्सा भी, नीचे वाला हिस्सा भी और बीच वाला हिस्सा भी। हमें क्या बताना है कि गर्मी देने वाला कुल पृष्ठ कितना है, यानी ऊपर वाला भी गर्मी देगा, नीचे वाला भी गर्मी देगा और बीच वाला भी गर्मी देगा। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है, यानी मुझे यहाँ पर क्या निकालना है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि
ऊपर वाला हिस्सा भी गर्मी देगा, नीचे वाला भी गर्मी देगा, बीच वाला भी, और यही मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r। ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है? h दिया हुआ है 28 मीटर। h कितना दिया हुआ है? 28 मीटर। और व्यास d दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो ये मीटर में, सेंटीमीटर में, मैं सेंटीमीटर को मीटर में बदल लूं। ठीक है, पहले मैं त्रिज्या निकाल लेता हूं। त्रिज्या कितनी होगी? इसकी आधी, 5 की आधी होगी त्रिज्या, 5/2 सेंटीमीटर। 5/2 सेंटीमीटर का मतलब कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। तो इसको अब मैं किस में बदलूंगा? मीटर में बदलूंगा। तो r बराबर कितना होगा? 2.5/100 मीटर। ठीक है, तो ये मेरी त्रिज्या आ गई। ये दशमलव मैंने हटाया, नीचे एक जीरो आ गई। तो त्रिज्या कितनी आई? 25/1000 मीटर। आपके पास h दिया हुआ है, आपके पास r दिया हुआ है, आपके पास फॉर्मूला है। सॉल्व करके बताइए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। जल्दी से सभी लोग चैट बॉक्स। सारा ही क्वेश्चन मैंने बता दिया। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ऊपर जो लिखा हुआ है वो। क्यों लगेगा? क्योंकि इसमें हमें वो क्षेत्रफल निकालना है जो गर्म होगा। तो जब मैं इसमें पानी डालूंगा तो गर्म तो इसमें सब कुछ होगा, ऊपर वाला हिस्सा भी, नीचे वाला हिस्सा भी, और बीच वाला हिस्सा भी। तो मुझे क्या चाहिए होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 2 पाई r ब्रैकेट के अंदर h प्लस r। r कैसे निकलेगा वो मैंने बता दिया है आपको। आधा कर दो व्यास का और उसको फिर मीटर में बदल दो। और h मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है। जल्दी से सभी लोग इसको सॉल्व करें और बताएं क्या आंसर आया। सभी लोग जल्दी से। कोई चैट बॉक्स में सभी को आंसर करना है इस क्वेश्चन का, कितना आया। हाँ जी, वैल्यू ही तो रखनी है बस इसमें। क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA बराबर होता है 2 पाई r h प्लस r। तो 2 गुणा पाई की जगह 22/7 रखा, गुणा r की जगह 25/1000, गुणा h प्लस r। अच्छा, एक काम करते हैं, इस 25/1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ? इस 25/1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ? बताओ। इसका मैं लिख सकता हूँ 0.025 मीटर। ठीक है, तो मैं यही वैल्यू रख देता हूँ r की जगह 0.025। ब्रैकेट के अंदर h कितना दिया हुआ है? h कितना दिया हुआ है? 28। h दिया हुआ है 28 प्लस 0.025। इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 22×2 = 44/7 गुणा 0.025 और 28.025। इनको जोड़कर क्या आएगा? 28.025। इनकी गुणा कर लीजिए। तो गुणा करके क्या आएगा भाई? 25 की 44 में गुणा करोगे, 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 10 110। 3 अंकों से पहले दशमलव है तो 3 अंकों से पहले दशमलव आ गया, बटे में 7, गुणा 28.025। तो ये बचा 1.1 गुणा 28.025/7। इनकी गुणा कर लो। 11 की 5 में गुणा करोगे, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 5 27, 11 अट्ठे 88, 11 दूनी 22 और 8 30, और 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 यहाँ पर आ गया दशमलव, और इसको 7 से भाग करना है। तो भाग जब करोगे तो क्या आएगा? 308275। इसको किससे भाग करना है? 7 से। तो 7 चौक 28, 2 बचा, यहां से 8 आया,
7 चौक 28, 2 7 दोनों उतरेंगे तो 0 आया। 7 पंजे 7 तिया 21, 7 तिया 21, 6 बचा, यहां से 5 लिख दिया, 7 निम 63, 5 में से 3 गया, 2 बचा, 7 दूनी 14। ठीक है, तो ये आएगा आपका कुछ। अच्छा, इस दशमलव को हटा के मैं नीचे क्या कर देता हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो मैंने 4 0 यहां पर लगा दिया और इसको भाग करके आया 4 4 0 3 9 दशमलव 2 बटे 1000। अब नीचे कितना, सॉरी 4 जीरो है नीचे, तो ये दशमलव 4 अंक आगे खिसक गया, 1 2 3 4, तो ये आ गया 4.4039 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हुआ। बताइए क्लियर हुआ या नहीं है क्वेश्चन? भाई कैलकुलेशन इसमें थोड़ी ज्यादा थी। सर दो हाँ रह जी, गया, क्या मैं 2 रह गया। क्या रह गया? दो, अच्छा 2 मैंने जानबूझ के नहीं लिखा, लिखना चाहो लिख दो। दशमलव के बाद 2 अंक तक भी लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा थी। जनरली इतनी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आते नहीं है पेपर में, आसान कैलकुलेशन वाले आते हैं, लेकिन इसमें थी तो मैंने आपको बता दिया है। तो बताओ कोई कॉन्सेप्ट में कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन के? कॉन्सेप्ट में कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन के? ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना था यहां पर, आपको यहां पर सिर्फ ये पता लगाना था कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। फॉर्मूला लगेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, और सारी वैल्यूज उसमें रखनी थी आपको, और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 4.4039 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन का पहला पार्ट आप खुद करिए, दूसरा पार्ट मैं आपको बता दूंगा। पहला पार्ट पहले आप खुद से करेंगे सभी लोग। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है? फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, जिसका व्यास 4.2 मीटर है और ऊंचाई 4.2 मीटर है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई पेपर में। जिसका पहला पार्ट है ना, इसमें सीधा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया, व्यास और ऊंचाई दी है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, मैं आपको साथ साथ बता देता हूं। ठीक है, जो जैसे भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में वो मैं आपको साथ साथ बताता हुआ चल रहा हूँ। ऐसे आते हैं पेपर में, ऐसे जैसे ये वाला क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट इसका। तो इसको आप लोग खुद से करिए, आसान है, कुछ नहीं है इसमें। इसमें आपको देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी CSA आपको निकालना है। आपको दिया क्या क्या है? व्यास D बराबर दिया है 4.2 मीटर, और ऊंचाई H बराबर दी है 4.5 मीटर। करिए सॉल्व, आइए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? सभी लोग बताएंगे इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। फॉर्मूला क्या होता है वक्र पृष्ठ का, कोई बताएगा मुझे? बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला, बेलन का, क्योंकि टंकी पेट्रोल की जो बंद टंकी है वो बेलनाकार है। टू पाई आर एच, वेरी गुड अंजलि। इसका सेकंड पार्ट मैं आपको पूरा सॉल्व कराऊंगा, समझाऊंगा, लेकिन फर्स्ट पार्ट आपको मैं ये उम्मीद करता हूं आपसे कि आप लोग इसको खुद से कर लो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए हैं। फॉर्मूले में सिर्फ रखना है इनको। हाँ जी, ओके कोमल। अच्छा फॉर्मूला तो 2 पाई आर एच, चलो ठीक है, लेकिन आंसर क्या आएगा इसका वो भी बताओ। डी क्या है? डी कहाँ है भाई? डी है व्यास, व्यास है, इससे त्रिज्या निकालो। साहिल कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, डी क्या है? इतने सारे क्वेश्चन करके भी आपको अभी पता नहीं चला? डी, डी से मतलब है व्यास, मतलब डायमीटर। इससे आप क्या निकालोगे? त्रिज्या निकालोगे, जो कि व्यास की आधी होती है। त्रिज्या निकालो, एच आपके पास है, फॉर्मूले में रखो। 2 पाई आर एच, सर जी 2 पाई आर एच क्या भाई?
2 पाई आर एच मुझे पता चलेगा, उसको सॉल्व तो कर लो आगे। 2 पाई आर एच तो फॉर्मूला होगा, क्वेश्चन का आंसर बता दो। ओके, अंजलि का आंसर आया है 59.4 मीटर स्क्वायर। बाकी लोगों को क्या आंसर आया अभी? 2 मिनट हो रहे हैं आपके पास, सॉल्व करिए जल्दी से इस क्वेश्चन को सभी लोग। हम्म 59.4 मीटर स्क्वायर। अंशुमन, अंशुमन ही नाम है ना आपका? पूजा सिलार नाम से स्टूडेंट है। यस सर। ओके, 2 बच्चों का आंसर आया है, अंजलि एंड अंशुमन। बाकी लोग? हाँ जी, त्रिज्या कितनी होगी यहां से? इसकी आधी, 4.2 की आधी। दशमलव हटाओ, नीचे 0 आ गया तो कितना बचा? 42/20। ओके, कोमल एंड मनीषा, वेरी गुड। इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व कैसे करोगे? किससे कट सकता है? 2 से। 2 धाम 20 और ये 21, तो 21/10। तो ये आएगा आपका 2.1, या 21/10 ही लिख लेते हैं, है ना? उससे क्या होगा, हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। 21/10 मीटर। ये क्या आई? आपकी त्रिज्या आई। त्रिज्या मतलब व्यास की आधी, व्यास का 4.2, उसका आधा करके ये आ गया। CSA यानी वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई RH। तो 2 गुणा पाई 22/7 गुणा R 21/10 गुणा H 4.5। तो 7 एकम 7, 7 तिया 21, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। और कुछ कट रहा है? तो यहां से क्या बचेगा? यहां से बचेगा 22 गुणा 3/5 गुणा 4.5। इसका भी दशमलव हटा दो, नीचे 10 आया। 5 एकम 5, 5 निम 45। तो ये हो गया 22 गुणा 3 गुणा 9/10। ठीक है, 22 निम्मा कितने होते हैं? 198 गुणा 3/10। 3 अट्ठे 24, 3 दम 27 और 2 29, 3 एकम 3 और 2 5/10। नीचे एक 0 है तो एक अंक से पहले दशमलव आ गया। 59.4 मीटर। मीटर है या सेंटीमीटर है? मीटर स्क्वायर। तो ये आया आपका क्या? वक्र पृष्ठ, कर्व्ड सरफेस एरिया 59.4 मीटर स्क्वायर। इसमें कोई डाउट हो, किसी को शंका हो कुछ, तो पूछ। ये आसान क्वेश्चन था सर मेरे को इसलिए। समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ आया बताओ? कैलकुलेशन देखो, डी यस दिया हुआ है सर। 4.2। तो भाई देखो, कैलकुलेशन तो मैंने आपको ये सब चीजें बहुत पहले सिखाई हुई हैं। ये सब चीजें मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में सिखाई थी। तो अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो तो बहुत दुख की बात है। ये है 2 पाई RH फॉर्मूला होता है। 2 गुणा पाई 22/7 है, R आया 21/10 और H है 4.5। ठीक है, दशमलव हटेगा, दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे 10 आ गया। 2 अंक होते तो 100 आ जाता, 3 अंक होते तो 1000 आ जाता। दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे 10 आ गया। तो ये बचा 2 गुणा 22/7 गुणा 21/10 गुणा 45/10। भाई जिनकी कैलकुलेशन वीक है, बहुत प्रैक्टिस चाहिए आपको। इस स्टेज पर अगर आप कैलकुलेशन सर वीक नहीं रख कैलकुलेशन तो सकते, आती है बस ऐसे। ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 एकम 7, 7 तिया 21, ये कट गया। ठीक है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ये कट गया। 5 एकम 5, 5 निम 45, ये कट गया। ये समझ आया मैंने कैसे काटे हैं? बताओ बताओ, ये दोबारा बताऊं? देखो, यस सर।
सबसे पहले 7 से 21 काटा, 7 एकम 7, 7 तिया 21। फिर ये 2 और 10 आपस में काटे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। फिर 5 और 45 को आपस में काटा, 5 एकम 5, 5 निम 45। तो यहां पर कितना बचा, 22 गुणा 3 गुणा 9 बटे 10। ठीक है, अब इनकी गुणा करनी है, इन तीनों की। इन तीनों की गुणा कैसे करोगे, 22 की 9 में गुणा करोगे पहले, तो कितना आएगा, किसी की भी किसी में कर लो, वो आपकी मर्जी है। 22 की 3 में कर लो, 22 तिया 66 हो गए, गुणा 9 बटे 10। 22 की 3 में गुणा करी तो 66 आया, और गुणा 9 बटे 10। 66 की 9 में गुणा करोगे, 9 छिक्का 54, हासिल में 5, 9 छिक्का 54 और 5 59। तो क्या है, 594 बटे 10। नीचे जब हम 10, 100, 1000 इन सब से भाग करते हैं, तो नीचे जितनी जीरो होती है, एक जीरो है तो दशमलव एक अंक से पहले रहता है, तो यहाँ दशमलव कहाँ आएगा, 4 से पहले, यानी आंसर आ गया आपका 59.4, है ना। या तो ऐसे कर लो, और अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो 594 को 10 से भाग करके देख लो, सिंपल। ये तो आपको आता ही है भाग करना, तो 10 से भाग करोगे तो 10 पंजे 50 आया, यहां से 9 बचा, यहां से 4 आ गए, 10 निम 90 आया, यहां से 4 बचा। अब ये भाग नहीं होगा तो एक जीरो अपनी तरफ से लगा देते हैं, यहाँ पर दशमलव आया, और 10 चौक 40। जो आपकी जैसी इच्छा हो वैसे कर लो, आंसर सेम आएगा। भाग करके देख लो, 59.4 आएगा। डायरेक्ट तरीका, नीचे जितनी जीरो उतने उतने अंकों से पहले दशमलव लग जाएगा, ये आपका आंसर होगा। अब आया समझ में, बताइए। सर ये तो आता है मेरे को। ओके, तो मैंने यही किया था यहाँ पर भी, सेम सेम चीज मैंने यहाँ पर की थी। बस मैंने यहाँ पर इसलिए जल्दी जल्दी की क्योंकि मुझे लगा आप लोगों को कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वैसे आपको है भी नहीं जैसा कि आपने कहा। चलो, कोई डाउट इस फर्स्ट पार्ट में, ये हुआ फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट को के क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको समझो। इसको हटा दूं फर्स्ट पार्ट को, चलो। सेकंड पार्ट में बोला गया है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है, सॉल्व बाद में करेंगे, पहले समझो। क्वेश्चन में यह कहा गया है, इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात या स्टील लगेगा यदि कुल स्टील का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया। क्वेश्चन में यह कहा गया है कि मान लो मैं आपसे कहता हूं कि आपको एक टंकी बनानी है स्टील की, मैं आपसे कहता हूं कि आपको एक स्टील की टंकी बनानी है, और मैं आपको बहुत सारे स्टील लाकर दे रहा हूं, और टंकी कैसी होनी चाहिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, बंद टंकी होनी चाहिए। यहां देखो, यहां लिखा हुआ है बंद टंकी, ठीक है। टंकी कैसी बनानी है, बंद। बंद का मतलब यह है कि ऊपर भी स्टील लगेगा, नीचे भी स्टील लगेगा, और वक्र पृष्ठ पर भी स्टील लगेगा। ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं। मैं आपको बहुत सारा स्टील लाकर दे रहा हूं मार्केट से, और मैं आपसे कह रहा हूं आपको ऐसी टंकी बनानी है जो बंद हो। बंद का मतलब ये है कि आपको ऊपर भी स्टील लगाना है, नीचे भी स्टील लगाना है, और बीच में तो स्टील लगाना ही लगाना है। यानी आपको तीनों हिस्सों में स्टील लगाना है। ये बात सभी को क्लियर हुई। लेकिन आपने क्या किया, स्टील लगाते टाइम आपने कुल स्टील का, जो स्टील में लेकर आया था आपके लिए, उसका 1/12 भाग मतलब वेस्ट हो गया। वेस्ट कैसे हो गया, काटने में, जैसे हम कुछ बनाते हैं तो उसमें काटना भी पड़ता है चीजों को, है ना, काटने में, जलने में, या जैसे भी वो वेस्ट हो गया उसका 1/12 भाग। तो आपको ये बताना है कि मैं कुल कितना स्टील लाया था। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन ये है कि आपको एक टंकी बनानी है जो कि बंद होनी चाहिए, ऊपर से भी, बीच में से भी, और नीचे से भी। और वो टंकी किसकी बनेगी, स्टील की। स्टील में लेकर आया, मैंने आपको स्टील दे दिया लाकर, आपने वो टंकी बना दी, लेकिन टंकी बनाते हुए आपने जो स्टील में लेकर आया था उसका 1/12 भाग वेस्ट कर दिया, काटने में या जलने में, जैसे भी वो वेस्ट हो गया। तो ये बताना है कि मैं कितना स्टील लेकर आया था। क्वेश्चन अगर आपको क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, मैं भी सॉल्यूशन पे जा ही नहीं रहा। आप बस मुझे ये बताओ आपको क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन में कहा क्या गया है, इस टंकी को बनाने में कुल कितना स्टील लगा होगा यदि कुल स्टील का 1/12 भाग नष्ट हो गया, यानी मैं कितना स्टील लेकर आया। तो मान लेता हूं, माना मैं मार्केट से कितना स्टील लेकर आया था, माना जो कुल स्टील
था वो था x मीटर स्क्वायर। यानी मैं बाजार में गया और मैंने कितना स्टील खरीदा, x मीटर स्क्वायर। अब इस x का मतलब जो कुल स्टील में लेकर आया था उसका 1/12 भाग क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो प्रश्नानुसार मैं सब कुछ यहां पर लिख रहा हूं जिससे आपको सब कुछ पढ़ने में आ जाए, समझने में। प्रश्नानुसार कुल स्टील का 1/12 भाग नष्ट हो गया। तो कुल स्टील कितना था, x, अतः x का 1/12 भाग नष्ट हो गया। और x का 1/12 भाग कितना होता है? अगर मैं कहूं 4 का दुगना, बताओ कितना होगा? अगर मैं कहूं 4 का दुगना, तो आप क्या करते हो? 4 × 2 करते हो। ऐसे ही अगर मैं कहूं x का 1/12, तो ये जो का होता है ना, का दर्शाता है गुणा को। हमेशा ध्यान रखना, गणित में जो ये का है ना, का मतलब होता है गुणा कर दो। x का 1/12 भाग ये है कि x की 1/12 में गुणा कर दो, x गुणा 1/12। ये समझ में आया सभी को? जैसे आपको याद होगा, प्रतिशत जब निकालते हो आप, जब आपने पढ़ा होगा 7th 8th क्लास में प्रतिशत निकालना, तो वो ऐसे होता था कि मान लो जैसे 50 का 25%, ऐसे आपने निकाले होंगे। तो आप क्या करते थे, 50 ऐसे का ऐसे लिखते थे, का की जगह गुणा लगाते थे, 25 और प्रतिशत की जगह 1/100 लिखते थे, ऐसे ही करते थे। तो का की जगह क्या आता है, गुणा। ऐसे ही x का 1/12 बोला हुआ है, x का 1/12 भाग, तो x गुणा 1/12 यानी x/12 हो गया। ये सबको क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए। ये सबको क्लियर है? कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो यानी कितना भाग वेस्ट हुआ होगा, कितना भाग वेस्ट हुआ होगा, x/12। इसको मैं हटा रहा हूं क्योंकि आपको ये समझ में आ ही गया है। तो x का 1/12 भाग नष्ट हो गया, अतः कितना भाग नष्ट हो गया, x/12 भाग वेस्ट हो गया, नष्ट हो गया। तो आप मुझे ये बताओ, उसमें कुल स्टील कितना लगा होगा? x था, टोटल x था, उसका 1/12 भाग नष्ट हो गया, तो यही तो स्टील लगा होगा उसमें। जो आपने टंकी बनाई है, मान लो मैं जो स्टील लाया था वो x लाया था, उसका 1/12 भाग आपने वेस्ट कर दिया, तो कितना बचा, x माइनस x/12 बचा या नहीं, जल्दी बताओ। ये सबको क्लियर हुआ? तो आपने जो टंकी बनाई है वो इतने स्टील की बनाई है। ये सबको क्लियर है या नहीं? कोई इसमें डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखूंगा टंकी बनाने में लगा स्टील कितना हुआ, टोटल x था, उसमें से 1/12 वेस्ट हो गया, तो टोटल जो स्टील लगा है टंकी बनाने में वो कितना लगा, x माइनस x/12। ठीक है, x माइनस x/12। यहां तक अगर कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, माना कुल स्टील जो मैं लेकर आया था मार्केट से वो x मीटर स्क्वायर था। प्रश्न के अनुसार उसका 1/12 भाग वेस्ट हो गया, आपने जब वो टंकी बनाई तो उसमें से 1/12 भाग वेस्ट हो गया, तो x का 1/12 मतलब x/12 हो गया, तो x में से x/12 टंकी बनाने में ये स्टील लगा। लेकिन आप एक बात और बताओ, आप टंकी बनाने में जो लगा स्टील है वो एक फॉर्मूले से और निकाल सकते हो, बताओ किससे? बताओ कौन से फॉर्मूले से निकाल सकते हो? टंकी बेलनाकार है ना, टंकी क्या है, बेलनाकार है। और स्टील कहां लगा है, बंद टंकी का मतलब मैंने आपको बताया, स्टील ऊपर भी लगा है, नीचे भी लगा है और बीच में भी लगा है। अगर मैं उस टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दूं तो वही तो स्टील होगा जो लगा होगा। बताओ ये बात क्लियर हुई है नहीं? एक टंकी है जो स्टील की आपने बना दी,
अगर मैं उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दूं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि स्टील ऊपर भी लगा है, बीच में भी लगा है, नीचे भी लगा है, तो मैं ये निकाल दूंगा कि कुल कितना स्टील लगा, कुल कितना क्षेत्रफल लगा स्टील का। बताओ, लगा निकाल सकता हूं या नहीं? ठीक है, एक तरीका तो ये है, टंकी बनाने में लगा स्टील कितना है, एक्स में से आपने x/12 माइनस कर दिया। और एक तरीका क्या है, टंकी बनाने में लगा स्टील बराबर बेलनाकार टंकी का संपूर्ण पृष्ठ। बेलनाकार टंकी का संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठ क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो स्टील है वो ऊपर, क्योंकि टंकी बंद है ना, टंकी बंद बंद टंकी है, तो ऊपर भी स्टील लगा है, बीच में भी आपने स्टील लगाया है और नीचे भी स्टील लगाया है, तो वहां पर क्या निकलेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जल्दी बताओ, ये बात क्लियर हुई है? जो लाइन मैंने लिखी है, अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या बेलन का संपूर्ण पृष्ठ आप लिख सकते हो। जल्दी बताओ भाई सभी लोग, इस लाइन में कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, तो बेलनाकार टंकी का जो संपूर्ण पृष्ठ होगा वही क्या होगा, टंकी बनाने में लगा जो है स्टील होगा। ठीक है, तो बेलनाकार टंकी का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा, 2πr(h+r), यही तो होता है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले से मैं क्या निकाल लेता हूं, टंकी बनाने में लगा स्टील। तो यहां पर मैं, अच्छा एक काम करते हैं, इनको बराबर रख के देख लूं। बराबर कैसे, देखो ये भी टंकी बनाने में लगा स्टील है और ये भी टंकी बनाने में लगा स्टील है, तो ये बराबर होंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि ये अलग आएगा ये अलग आएगा। आप जो टंकी बना रहे हो उसमें कितना स्टील लगा, x-x/12, और ये है फॉर्मूले से, तो दोनों सेम ही है। ऐसा तो है नहीं इससे आप निकालोगे तो स्टील जो है वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा, इससे निकालोगे तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो ये भी टंकी बनाने में लगा स्टील है और ये भी टंकी बनाने में लगा स्टील है, तो ये दोनों टंकी बनाने में लगे स्टील है, तो ये आपस में बराबर होंगे या नहीं, जल्दी बताओ। अगर मैं इसको कथन एक बोल दूं, अगर मैं बोल दूं कि ये कथन एक है और ये कथन दो है, तो ये दोनों जो स्टेटमेंट हैं, दोनों जो कथन है, इनसे मैं क्या कह सकता हूं कि x माइनस, यहां लिखूंगा कथन एक और दो से, कि x माइनस x/12 बराबर होगा 2πr(h+r) के। ये बात सभी को क्लियर हुई या नहीं? ठीक है, x माइनस x/12 भी क्या था, टंकी बनाने में लगा स्टील, और 2πr(h+r) क्या है, टंकी बनाने में लगा स्टील। तो ये आपस में बराबर हो गए। बस अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहां से क्या बचेगा, x माइनस x/12 बराबर 2 गुना पाई कितना है, 22/7। आर कितना है, आर कितना है क्वेश्चन में देखिए, आर कितना है, हमने निकाला था अभी, जब हमने फर्स्ट पार्ट इसका किया था, दोबारा निकाल रहा हूं। व्यास दिया हुआ है 4.2, 21/10। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी आएगी, 4.2/2, तो दशमलव हटा तो नीचे एक जीरो आ गई, तो कितना बचा, 42/20, और ये हो जाएगा 21/10। तो त्रिज्या कितनी आई थी, 21/10 मीटर। ठीक है, और h कितना है, 4.5 मीटर। तो इन दोनों को मैं यहां पर रख रहा हूं, 21/10 और 4.5। तो r कितना है, 21/10, h कितना है, 4.5, प्लस r कितना है, 21/10। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जो जो कट रहा है उसको काटते हैं। तो एक तो 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 तिया 21, एक 2 से 10 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो कितना बचा, x माइनस x/12 बराबर 22 गुणा 3/5, और ब्रैकेट के अंदर 4.5 प्लस 21 को 10 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 2.1। ठीक है, तो x माइनस x/12 बराबर 22 गुणा 3/5 गुणा, इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 6.6। भाई ये कैलकुलेशन है, बस जोड़ और घटा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूं मैं। 21 को 10 से भाग किया तो 2.1 आया, इन दोनों को जोड़ दे तो 6.6। जरूरी नहीं जैसे मैं कर रहा हूं कैलकुलेशन ऐसे आप ही करो, आप इन दोनों को अलग तरीके से जोड़ सकते हो। ठीक है,
पहले मैंने यहां पर काट दिया, आप बिना काटे इसकी गुणा करके देख लो, आंसर सेम आना चाहिए, बस तरीके बहुत सारे हैं कैलकुलेशन करने के। अब देखो इसको सॉल्व कर ले, फिर यहां पर क्या बचेगा, x माइनस एक्स बटे 12 बराबर, इसकी गुणा कर लो, 22 किया 66, 66 गुणा 6.6 बटे 5, 66 की 6.6 में गुणा कर लेते हैं, 6 36, 6 और 3 39, 6 36 और 3 39, 6 9 और 6 15, 3 और 1 4 और 9 13, 3 और 1 4, और 435.6 आ गया। तो x माइनस एक्स बटे 12 कितना आया, 435.6 बटे 5। ठीक है, चलिए अब इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, ये दशमलव हटा दो, नीचे एक जीरो आ गई, तो कितना बचा, 4356 बटे 50। अब इसको भाग कर लो, 4356 को 50 से भाग कर लेते हैं, तो 50 अट्ठे 400, यहाँ पर 5 बचा, यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर 6, 50 छिक्का 300, 6 5 एक जीरो आ गई, तो दशमलव नहीं, एक बार और जाएगा, 50 सत्ते 7 बार जाएगा, 350, यहाँ पर 6 बचा, एक जीरो, तो दशमलव आ गई, 50 एकम 50, 10 जीरो, 50 दूनी 100, तो ये आएगा 87.12। ठीक है, x माइनस एक्स बटे 12 कितना आया, 87.12। कुछ कोई डाउट हो तो भाई बता देना, ये भाग वाग कर में कोई डाउट है किसी को, ये कैलकुलेशन दोबारा बता रहा हूं मैंने क्या किया है, ये यहां तक समझ आ गया था, ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, वो बराबर रख दिए, सबके मान रखे, 7 से 21 3 बार कट गया, 2 से 10 5 बार कट गया, तो 22 गुणा 3 बटे 5, 4.5 ऐसे कैसे, प्लस ऐसे कैसे, 21 को 10 से भाग किया, 2.1 बराबर 22 गुणा 3 बटे 5, इन दोनों को जोड़ोगे तो 6.6 आएगा, बराबर 22 के 3 में गुणा करोगे तो 66 गुणा गुणा 6.6 आया, 66 की 6.6 में गुणा करी मैंने, तो कितना आया, 435.6 आया, दशमलव हटाया, नीचे जीरो आ गई, तो 4356 बटे 50 हुआ, इसको 50 से भाग किया तो 87.12 आ। ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन का आंसर लगभग आ चुका है, यहां से अब आपको एक्स निकालना है। एक्स कैसे निकालोगे, अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको भिन्नों को सॉल्व करना सिखाया था, भिन्नों को जोड़ना और घटाना, याद है सभी को, मैं एक्स यहां से कॉमन ले लेता हूं, अंदर क्या बचा, 1 माइनस 1/12 बराबर 87.12। जल्दी से मुझे बताओ 1 माइनस 1/12 कितना होगा, 1 माइनस 1/12 कितना होगा, भिन्नों को घटाना सिखाया था, 1 माइनस 1/12 कितना होगा बताओ, बहुत प्रैक्टिस कराई थी इन क्वेश्चंस की मैंने, पोल में कराए थे, आपको याद होगा, 1 में से 1/12 को घटाना है, कैसे घटाओगे बताओ क्या आएगा, 1 माइनस 1/12 कितना आएगा, 1 माइनस 1/12, एक को मैं 1/1 लिख सकता हूं, एक को मैं 1/1 लिख सकता हूं, पहले हम एलसीएम लेते थे, 1 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 12, 1 और 12 का एलसीएम, एक, पहले हम क्या लेते थे, हर का एलसीएम, हर का एलसीएम, हर क्या है 1 और 12, इनका एलसीएम क्या होगा, 12, 1 12 एकम 12, तो एलसीएम सिर्फ 12 ही आया, तो 12 हुआ एलसीएम। ठीक है, 11/12, वेरी गुड अंजलि, तो एलसीएम कितना आएगा, 12। इसके बाद हम क्या करते थे, 1/12 नहीं आएगा, 11/12 आएगा, वेरी गुड मनीषा। इसके बाद हम हर से एलसीएम को भाग करते थे, याद है, 1 से 12 को भाग करोगे तो क्या आएगा, 12, और फिर उसकी अंश में गुणा करते थे, तो 12 की 1 में गुणा करोगे तो 12, माइनस माइनस, हर से एलसीएम को भाग, 12 से 12 को भाग करोगे तो 1 आएगा, और 1 की फिर अंश में गुणा, 1 की 1 में गुणा करोगे तो 1 आएगा, 12 माइनस 1 कितना आया, 11/12। ठीक है, यस, तो ये कितना आया, x गुणा 11/12 बराबर 87.12, तो x बराबर
12 उधर जाकर गुणा में हो जाएगा 87.12 गुणा 12 और 11 भाग में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो तो x बराबर कितना आएगा, इसको 11 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 11 सत्ते 77, 10 बचा, 11 निन्ना 99, 11 दूनी 22। ठीक है, यानी 7.92 आएगा। और 12 दूनी 24, 12 निम्मा 108 और 2 110, 12 सत्ते 84 और 10 94, 94.04 मीटर स्क्वायर आपका एक्स का मान। ठीक है, यानी मैं कुल इतना स्टील लाया था, कुल कितना स्टील में लाया था, 94.04 मीटर स्क्वायर में स्टील लेकर आया था। उसमें से 1/12 भाग नष्ट होने के बाद आपने टंकी बनाई जिसका क्षेत्रफल था 87.12। बताइए, समझ आया सभी को? कैलकुलेशन छोड़ो, पहले ये बताओ कॉन्सेप्ट समझ आया इसका? ये सब चीजें समझ आई, ये जो मैंने कथन 1 कथन 2 ये समझ में आया? कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लोगे अपने अपने अकॉर्डिंग, सबकी अलग अलग तरीके होंगे कैलकुलेशन करने के, मेरा अलग है आपका अलग होता होगा, लेकिन जो लॉजिक है वो सबको क्लियर है। ये दोनों, ये कैसे आए, इनमें अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, और कैलकुलेशन में अगर कोई डाउट है तो वो भी पूछ लो। ठीक है, चलिए, तो हमारा ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आकृति 13.12 में आप एक लैंप शेड का फ्रेम देख रहे हैं। इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है। इस फ्रेम के आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है। ज्ञात कीजिए कि लैंप शेड को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, लैंप शेड क्या होता है? लैंप शेड आप लोगों ने लालटेन देखी होगी पहले, जब मतलब अभी तो मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो काफी अच्छी हो गई है, लाइट वगैरह बिजली वगैरह, लेकिन पहले नहीं इतनी अच्छी थी, तो गांव वगैरह में लालटेन यूज करते थे रात के टाइम में। तो उस लालटेन में जिस क्या होता था, ऊपर की तरफ एक कांच का कुछ हिस्सा लगता था, नीचे होता था गोल गोल को जिसमें मिट्टी का तेल भरते थे, और ऊपर हम दुकान से खरीद के लाते थे, 10 रुपए का वो आता था कांच का, उसको हम ऐसे लगा देते थे उसके ऊपर, लालटेन के ऊपर। इस शेप का होता था वो, कुछ ऐसे ऐसे, है ना, कुछ ऐसे शेप की होती थी। याद आया कुछ? ठीक है, ऐसे शेप की होती थी वो लालटेन, ऊपर से ऐसी। ठीक है, नीचे यहां पर वो ऐसे गोल होता था। अब इतनी अच्छी तरीके से ड्राइंग नहीं आती मुझे, बस आप समझ जाओ, नीचे ऐसे गोल होता था और यहाँ पर वो जलती थी, यहाँ पर वो जलती थी यहाँ से। याद आया कुछ? ऐसी होती थी लालटेन। तो इस लालटेन में ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, ये वाला जो कांच का होता है, उसको हम कहते हैं लैंप शेड। इसको हम क्या कहते हैं? लैंप शेड। इसको हम क्या कहते हैं? लैंप शेड। सबको समझ आया लैंप शेड दिखता कैसा था? ठीक है, उसी को हम लैंप शेड कहते हैं, जो लालटेन में ऊपर कांच का हिस्सा लगता है। तो एक लैंप शेड है, उसका फ्रेम इस तरीके का है। ठीक है, यानी बेलनाकार है। ये क्या है? बेलनाकार है। अब उस पर क्या करना है आपको? एक सजावटी कपड़े से उसको ढकना है। आपको बेसिकली क्या करना है, उस लैंप शेड के फ्रेम पर एक सजावटी कपड़ा चढ़ाना है। ठीक है, इस फ्रेम के आधार का व्यास आपको दिया हुआ है डी बराबर 20 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 20 की आधी 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई दी हुई है एच बराबर 30 सेंटीमीटर। फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर कपड़ा अतिरिक्त भी छोड़ा जाना है। ज्ञात कीजिए लैंप शेड को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। अच्छा, आपको बेसिकली यहां पर उस कपड़े का क्षेत्रफल बताना है जो उस लैंप शेड पर ढका जाए। तो देखो, एक हिस्सा तो कपड़े का वो होगा जो लैंप शेड पर आएगा पूरा, यानी जितना उस लैंप शेड का क्षेत्रफल होगा उतना ही कपड़े का क्षेत्रफल होगा। जल्दी बताओ, अगर मैं कहूं इस माउस को, ये माउस है, इस पर कपड़ा ढकना है पूरे पर, तो कितने क्षेत्रफल का कपड़ा लगेगा इस पर? जितना इसका क्षेत्रफल है। जितना बड़ा, जितना लंबा, जितना चौड़ा, जितना ऊंचा ये है,
उसी के अकॉर्डिंग कपड़ा लगेगा ना उस पर। बताओ, ये बात सभी को क्लियर हुई? अगर मैं कहूं इस माउस पर कितना कपड़ा ढका जाएगा जो इस पूरे माउस को ढक दे, तो जितना इस माउस का क्षेत्रफल है उतना ही कपड़ा हम इस पर ढकेंगे। सेम इसी तरीके से जितना क्षेत्रफल इस लैंप का है, इस लैंप शेड के फ्रेम का है, उतने क्षेत्रफल का कपड़ा होगा, पहली चीज। लेकिन यहां पर यह भी बोला गया है कि 2.5 सेंटीमीटर कपड़ा ऊपर और नीचे अतिरिक्त छोड़ा जाना है। यानी कुल कितना कपड़ा एक्स्ट्रा है? अतिरिक्त कपड़ा कितना है? अतिरिक्त कपड़ा कितना है? 2.5 ऊपर की तरफ और 2.5 नीचे की तरफ, यानी 5 सेंटीमीटर कपड़ा एक्स्ट्रा है। तो कुल कपड़े की ऊंचाई कितनी होगी? 30। तो 30 सेंटीमीटर तो चाहिए मुझे लैंप के लिए। जब मैं लैंप ढकूंगा तो 30 सेंटीमीटर कपड़ा तो उसके लिए चाहिएगा, प्लस 5 सेंटीमीटर, इसको एच डैश बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों एच एच हो जाएंगे, प्लस 5 सेंटीमीटर मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, प्लस 5। तो कुल कितनी ऊंचाई, कुल कितनी ऊंचाई हो गई? 35 सेंटीमीटर। ये आपको क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताओ। ऊंचाई कपड़े की 30 सेंटीमीटर तो जो इस लैंप पर लगेगा, जितने, क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है वो 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर कपड़ा ऊंचाई में इतना चाहिए। लेकिन 2.5 ऊपर छोड़ना है, 2.5 नीचे छोड़ना है, तो 2.5 प्लस 2.5 5 और 30 35, तो टोटल कपड़े की ऊंचाई हो गई 35। ठीक है। अब आपको आर पता है, एच डैश पता है। अब मुझे ये बताओ, यहां पर वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लगेगा या संपूर्ण पृष्ठ का? कपड़ा जो चढ़ेगा लैंप पर, उसमें वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लगेगा या संपूर्ण पृष्ठ का? सोचो। लैंप का जो वो होता था फ्रेम, जो मैंने आपको बताया लैंप शेड का फ्रेम, वो कैसा होता था आपने देखा हो तो? ऊपर और नीचे से खोखला, ऊपर से खुला, नीचे से भी खुला होता था या नहीं? तो जब ऊपर और नीचे से वो खुला है तो वहां पर तो कपड़ा लगेगा नहीं। ऊपर और नीचे से जो फ्रेम होता है वो खुला होता है, आपने वो लालटेन का देखा होगा। तो लालटेन का जो वो कांच का फ्रेम होता था वो ऊपर और नीचे से खुला होता था, तो ऐसा ही इसका फ्रेम है। तो ऊपर तो कपड़ा लगेगा नहीं, तो सिर्फ कपड़ा कहां लगेगा? बीच में। तो यहां हम लगाएंगे वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला। ठीक है, तो हम यहां पर निकालेंगे कपड़े का क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठ। अच्छा, इसको ऐसे ना लिख के, कपड़े का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा? 2 पाई आर एच डैश। ये एच डैश इसलिए बोला है इसको क्योंकि एच मैंने 30 सेंटीमीटर लिख दिया था, तो इसमें 5 और जोड़ूंगा तो अब एच डैश मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, तो यहां पर मैं एच डैश का मान रखूंगा, तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर कितना है? 10 गुणा एच डैश 35। तो यहां से 7 एकम 7, 7 पंजे 35, तो 10 गुणा 10 गुणा 22, तो ये कितना होगा? 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कुल इतना कपड़ा आपको चाहिए होगा, कुल इतना कपड़ा आपको चाहिए होगा। क्लियर हुआ सभी को? बताइए, सभी को क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो पूछ लो। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन आप खुद से करना, सोचना उसको कैसे कर सकते हो। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन की जो लेंथ है उसको देखकर घबराना नहीं है। क्वेश्चन पहले पढ़ो। किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। प्रत्येक कलमदान को 30 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना था। विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था। यदि इसमें 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ेगा? क्वेश्चन में बोला गया है कि एक स्कूल है जिसने कंपटीशन रखा है स्कूल में कलमदान बनाने का। कलमदान से मतलब है जो पेन होल्डर होते हैं, जैसे आपके पास भी होंगे जिसमें आप पेन रखते हो अपने। एक ग्लास टाइप का होता है, ग्लास की तरह होता है एक वो, उसमें क्या करते हैं, ऐसे पेन रख देते हैं, यूज करके ऐसे पेन रख दिया उसमें, पेन होल्डर। ठीक है, जैसे ग्लास होता है ना जिसमें हम पानी वगैरह पीते हैं, कांच का ग्लास होता है जैसा। ठीक है, पानी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं जिसमें, तो ऐसा ही होता है पेन होल्डर जिसमें हम पेन को रखते हैं। आपने अपने घर पे भी रखा हुआ होगा ऐसा पेन होल्डर, और अगर नहीं रखा हुआ है तो आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा,
कहीं तो देखा होगा, ऐसे रखा रहता है अपने प्रिंसिपल मैम या सर जो भी है उनके ऑफिस में, आप जाकर देख सकते हो, वहां रखा होगा। तो वो ऐसे रखा होता है, पेन होल्डर उसको कहते हैं, ठीक है। तो एक स्कूल में कंपटीशन होता है जिसमें बच्चों को पेन होल्डर बनाने के लिए कहा जाता है, कलमदान बनाने के लिए कहा जाता है, और वो भी किससे? गत्ते से, ठीक है। तो सबसे ये बोला गया कि आपको जो कलमदान बनाना है उसकी जो त्रिज्या है वो रखनी है 3 सेंटीमीटर, और उसकी जो ऊंचाई है वो रखनी है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक स्कूल में क्या हो रहा है? कंपटीशन। कंपटीशन में बच्चों से बोला गया कि सभी लोग पेन होल्डर बनाएंगे। सभी लोग क्या, 35 बच्चों ने उसमें भाग लिया। उस कंपटीशन में 35 बच्चों ने भाग लिया और सबसे बोला गया कि आपको पेन होल्डर बनाना है, और ऐसा बनाना है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो। यानी अगर ये कोई पेन होल्डर है इस तरीके से, ठीक है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए? 3 सेंटीमीटर, और जो इसकी ऊंचाई है वो होनी चाहिए 10.5, यानी ये त्रिज्या है और ये ऊंचाई है h, ठीक है। अब स्कूल वालों को गत्ता खरीद के लाना है, क्योंकि तभी तो बनाएंगे बच्चे जब स्कूल जो है उनको गत्ता देगा। तो आपको ये बताना है कि स्कूल वालों को कितना गत्ता खरीदना पड़ेगा जिससे बच्चे कंपटीशन में भाग ले सके और पेन होल्डर बना ले। तो मुझे ये बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। अगर मैं किसी तरह ये निकाल लूं कि एक पेन होल्डर बनाने में कितना गत्ता लगेगा, बेसिकली मुझे निकालना क्या है? गत्ता कितना खरीदना है। तो अगर मैं यहां पर ये सोचूं कि मुझे एक पेन होल्डर बनाने में कितना गत्ता लगेगा, मुझे एक पेन होल्डर बनाने में कितना गत्ता लगेगा, तो सभी को सेम बनाना है, सभी को त्रिज्या 3 रखनी है और सभी को ऊंचाई 10.5 रखनी है। तो जितना गत्ता एक पेन होल्डर को बनाने में लगेगा, 35 की मैं उसमें गुणा कर दूंगा, क्योंकि कुल कितने पेन होल्डर बनेंगे? 35। एक में जो गत्ता लगेगा उसमें 35 की गुणा कर दो, आपके पास कुल गत्ता निकल कर आ जाएगा। बस समझ में आया या नहीं? क्वेश्चन जल्दी बताओ, समझ में आया या नहीं, बताइए बताइए। ये मान लो कोई पेन होल्डर है, ये गत्ते का आपको बनाना है, ठीक है, ये गत्ते का आपको बनाना है। अब पेन होल्डर जो होता है वो ऊपर से खुला होता है, पेन होल्डर ऊपर से खुला होता है, ठीक है, ऊपर से वो बंद नहीं होता। अगर वो ऊपर से बंद हो जाएगा तो फिर हम उसमें पेन नहीं रख पाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो पेन होल्डर होगा इस तरीके का, इसकी जो त्रिज्या हमें दी हुई है, क्वेश्चन ध्यान से समझ लो, इसकी जो त्रिज्या, मतलब बच्चों से जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि आपको इसकी त्रिज्या कितनी रखनी है? 3 सेंटीमीटर। तो ये इसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, और बच्चों से कहा गया है कि आपको इसकी ऊंचाई कितनी रखनी है? 10.5 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई है इसकी 10.5 सेंटीमीटर। तो देखो, जब एक पेन होल्डर बनेगा तो उसमें कुछ गत्ता लगेगा, तो एक पेन होल्डर में कितना गत्ता लगेगा पहले वो निकालो। उसके बाद आपको चाहिए 35 प्रतिभागी हैं, 35 बच्चों को बनाना है ऐसा ही पेन होल्डर। तो उसमें 35 की गुणा कर दो तो आपके पास कुल गत्ता आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे बताओ इसमें इसमें कितना गत्ता लगेगा? जितना इसका क्षेत्रफल होगा, है ना। अगर मैं कहूं एक गिलास को बनाने में कितना स्टील लगेगा, जितना ग्लास का क्षेत्रफल होगा उतना ही स्टील लगेगा। अगर मैं कहूं कि इस पेन पर मुझे एक शीट चढ़ानी है, इस पेन पर मुझे एक शीट चढ़ानी है, तो कितनी शीट लगेगी? जितना इसका क्षेत्रफल होगा, जितना इसका क्षेत्रफल होगा। ऐसे ही एक पेन होल्डर में कितना गत्ता लगेगा? एक पेन होल्डर में कितना गत्ता लगेगा? जितना इसका क्षेत्रफल होगा। तो मुझे जल्दी से बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाऊं इसमें, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? 2 पाई r प्लस टू पाई आर स्क्वायर। 2 पाई r प्लस पाई आर स्क्वायर, पक्का? एक आंसर आया है 2 पाई r प्लस पाई आर स्क्वायर, यही लगेगा क्या? आपने एक चीज यहां पर मिस कर दी है जिन्होंने भी ये बोला है। देखो, आर 2 पाई r h होगा ना, 2 पाई r h प्लस पाई आर स्क्वायर। कैसे? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और इस वृत्त का क्षेत्रफल, यही तो इसका क्षेत्रफल होगा। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? 2 पाई r h। ये क्या है? वक्र पृष्ठ है ना ये वाला, यस, सर ये वक्र पृष्ठ है, तो इस पर कुछ गत्ता लगेगा वक्र पृष्ठ पर, कितना? 2 पाई r h।
तो क्षेत्रफल कितना होगा, या मैं यहां पर लिखूं एक कलमदान में लगे गत्ते का क्षेत्रफल। तो कितना क्षेत्रफल लगेगा बताओ ना, गत्ता कहां कहां लगेगा, एक तो वक्र पृष्ठ पर गत्ता लगेगा क्योंकि कलमदान ऊपर से खुला होता है, ऊपर तो गत्ता लगेगा नहीं, ऊपर से खुला होता है कलमदान, ऊपर से खुला होता है ग्लास की तरह, तो वहां पर तो गत्ता लगेगा नहीं। गत्ता कहां लगेगा, वक्र पृष्ठ पर, तो वक्र पृष्ठ के लिए कौन सा फॉर्मूला है, 2πRh। और नीचे की तरफ लगेगा, नीचे जैसे ग्लास नीचे से गोल होता है, ग्लास का जो नीचे वाला हिस्सा होता है गोल होता है ना, ऐसे कलमदान का भी नीचे गत्ता लगेगा तभी तो वो गोल होगा, और वो गोल का मतलब वृत्त होगा, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr², तो नीचे वाले का क्षेत्रफल कितना होगा πr²। ये समझ आया सभी को, ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, बताओ कोई डाउट किसी को, देखा, ऐसे सोचना है, कोई डाउट हो तो पूछ लो कि ये फॉर्मूला कैसे आया, अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो ये फॉर्मूला कैसे आया भाई, प्लीज यस और नो कुछ तो बोलो, अरे कुछ तो बोल दो, यस और नो, नो प्रॉब्लम, समझ आ गया। गत्ता कहां लगेगा, वक्र पृष्ठ पर, और नीचे जो वृत्त बनेगा उस पर, तो वक्र पृष्ठ का 2πRh, नीचे का πr², बस हो गया हमारा काम, हमारे पास सब कुछ तो है, r भी है, h भी है, रख देते हैं इसमें, हमें एक कलमदान में लगे गत्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा, πr कॉमन ले लो इसमें से, अंदर कितना बचेगा 2h + r, तो पाई कितना है 22/7 गुणा r कितना है 3, 2 गुणा h कितना है 10.5 प्लस r कितना है 3, ठीक है, सॉरी 22 के 3 में गुणा करेंगे 66/7 गुणा 2 की 10.5 में गुणा करोगे तो कितना आएगा 21 + 3, 66/7 गुणा 21 और 3 कितना हो गया 24, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो ये आया आपका मीटर स्क्वायर, नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर, ये किसका क्षेत्रफल आया है। अच्छा इसको मैंने आगे सॉल्व इसलिए नहीं कहा किया क्योंकि ये भी आए कट कट जाएगा, हाँ जी 2 को 10.5 में गुणा करेंगे तो 21 कैसे आएगा। ओके मैं गुणा करके दिखा देता हूं, 2 की गुणा करोगे 2 पंजे 10, हासिल में 1, 2 0, 2 की 0 में गुणा करोगे 0, 0 में 1 जोड़ोगे तो 1, 2 एकम 2, अब दशमलव एक अंक से पहले है तो यहाँ पर एक अंक से पहले आ गया, तो 21.0 को मैंने 21 लिखा है, आया समझ में सर। हाँ जी बताओ आया समझ में, यस सर। ठीक है, बाकी किसी को कोई डाउट हो तो वो भी पूछ लीजिए, पूछ लिया करो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। 2 की 10.5 में गुणा करके 21 कैसे आया, ये सब क्लियर है, ठीक है चलिए, तो अभी मैं इसको यहीं पर छोड़ देता हूं, ये आया है मेरा एक कलमदान में लगे गत्ते का क्षेत्रफल, एक कलमदान में लगे गत्ते का क्षेत्रफल, लेकिन प्रतिभागी कितने हैं टोटल 35 है ना, 35 बच्चों ने भाग लिया है इसमें, इसमें 35 हैं तो 35 कलमदान बनेंगे, हर बच्चा एक एक कलमदान बनाएगा तो 35 बनेंगे ना, तो 35 में कितने गत्ता लगेगा, 35 में कितना गत्ता लगेगा, इसमें 35 की गुणा कर दो, 35 कलमदानों में लगे गत्ते का क्षेत्रफल 66/7 गुणा 24 गुणा 35, ठीक है। यहां मैंने इसलिए गुणा नहीं क्योंकि ये 7 और 35 आपस में कट जाएंगे, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, तो आंसर आया 66 गुणा 24 गुणा 5, 66 गुणा 120, 24 पंजे 120 होते हैं, ठीक है। अब इनकी गुणा कर लो तो 12 छिक्का 72, 12 छिक्का 72 और 7 तो आएगा 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुल इतना गत्ता लगेगा इसमें, ठीक है, कुल इतना गत्ता लगेगा। कोई डाउट किसी को हो तो बता दो, समझ आया क्वेश्चन, सभी को बताइए, सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है या नहीं, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, ठीक है। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, टाइम हो चुका है, इससे आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं।